जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि आज हमारे देश और पूरे विश्व में एक भयंकर महामारी पैर पसार रही है और इन विशेष परिस्थितियों में हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी क्लासरूम जो पढ़ाई थी उससे वंचित हैं। सभी चिंतित हैं और इसी चिंता के फलस्वरूप हम सब ने विचार किया है कि हम आपको ऑनलाइन पढ़ाई उपलब्ध कराएं, मटेरियल उपलब्ध कराएं। उसी कड़ी की शुरुआत मैं आज आपके बीच कर रहा हूं। ये जो विषय है जिस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो बायोलॉजी जीव विज्ञान कक्षा 12 क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे विषय हैं। 11th में हमने मानव शरीर की संरचना, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल्स पढ़े हैं और कक्षा 12 में जो चैप्टर्स हैं उसमें पहला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, मानव जनन तंत्र का है। और उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और भी है जो ह्यूमन हेल्थ, मानव की जो स्वास्थ्य है उससे संबंधित है। और उसी टॉपिक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय, एक महत्वपूर्ण बिंदु इंक्लूडेड है जो कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है, इम्यून सिस्टम से संबंधित है, जिसकी चर्चा इस महामारी के पैर पसारने के बाद बहुत अत्यधिक रूप से की जा रही है, क्योंकि इस महामारी का कोई इलाज नहीं है। इससे बचने में हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो आज मैं इसके विषय में कुछ बेसिक फंडामेंटल्स इसकी ही चर्चा करूंगा, जिससे कि हमारे कक्षा 12 के विद्यार्थियों को इसके विषय में कुछ वृहद जानकारी हो सके। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म के साथ ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनविजिबल, जो हमको दिखते भी नहीं हैं, उन्हीं इनविजिबल में एक ऑर्गेनिज्म वायरस है, विषाणु है, जिसकी मार पूरा विश्व सह रहा है। वो कोविड-19 कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। ये वायरस हमें दिखते नहीं। इसी तरीके से दूसरा समूह जीवाणुओं का है, बैक्टीरिया का है। प्रोटोजोआस जो संघ हैं, प्रोटोजोआ फाइलम के भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, बहुत सारे परजीवी हैं, हेलमिंथ पैरासाइट्स हैं। इस तरह के तमाम परजीवी हमारे जन्म के साथ ही हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करते रहते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उसका प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम फॉर्मेशन की प्रोसेस में होता है, बनने की क्रिया में होता है। इसीलिए हम सब देखते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें बीमारियों का भी जो प्रोसेस होती है या जो बीमारियां हैं वो लगातार होती रहती हैं। माँ बाप परेशान रहते हैं क्योंकि उस समय उनका प्रतिरक्षा तंत्र मैच्योर कंडीशन में नहीं जाता है। अब प्रतिरक्षा तंत्र कार्य किस तरह से करता है, किस प्रकार से जन्म के साथ ही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होना शुरू हो जाता है, उस पर कुछ प्रकाश डालें। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये महत्वपूर्ण क्यों है। आप जानते हैं वातावरण में ऐसे तमाम सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। ये जीव हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, खाने के माध्यम से, फ्रॉम एनी मीडियम, किसी भी माध्यम से ये हमारे शरीर के भीतर हमें बिना दिखे ही प्रवेश करते रहते हैं। यदि हर जीव हमारे शरीर के भीतर रोग उत्पन्न करने लगे
तो यकीन मानिए कि हमारा जीवित रहना संभव हो जाएगा। इसका सीधा सा आशय यही है कि यदि हमारे शरीर के भीतर ये प्रतिरक्षा तंत्र, ये इम्यून सिस्टम डेवलप ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हम विषाणुओं, जीवाणुओं, वायरसेस, बैक्टीरिया, इन सब के प्रवेश को रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। अब दूसरा जो मुख्य पार्ट है जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि ये तंत्र किस तरीके से कार्य करता है, इसकी प्रणाली क्या है। तो याद रखें, प्रणाली सच पूछिए तो सुरक्षा की उसी तरह की प्रणाली है जैसी प्रणाली हमारे देश की रक्षा की प्रणाली होती है। यानी हमारे शरीर के भीतर जो इम्यून सिस्टम की वर्किंग है, जो क्रिया विधि है, वो एक तरीके से उसी रक्षा प्रणाली के जैसी है जैसे हम अपने देश की रक्षा करते हैं। हमारी जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर, जैसा मैं कह रहा था कि इम्यूनिटी बेसिकली दो तरह की होती है। एक इम्यूनिटी को हम कहते हैं इनेट, इनबॉर्न, या इसको नेचुरल इम्यूनिटी भी कहा जा सकता है। यानी ये इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है विद विच एन इंडिविजुअल इज बॉर्न, यानी जिस इम्यूनिटी के साथ एक बच्चे का जन्म होता है, उस इम्यूनिटी को हम इनेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं। यानी हमारे शरीर के जो कंपोनेंट्स हैं वो जन्म के साथ ही, जो उस बच्चे के साथ जो कंपोनेंट्स, बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के सिस्टम्स जो जन्म के साथ होते हैं, उस इम्यूनिटी को हम जन्मजात इम्यूनिटी कहते हैं, विद विच एन इंडिविजुअल इज बॉर्न। दूसरी इम्यूनिटी जो है, वो दूसरी इम्यूनिटी जो सेकंड टाइप की है, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नाम देते हैं। ये इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, विशेष होती है। इसीलिए इनेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक भी कहा जाता है। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ये जन्म के बाद, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब उसके भीतर तमाम पैथोजन, पैरासाइट्स प्रवेश करने लगते हैं, और जब हमारी नेचुरल इम्यूनिटी उससे फाइट नहीं कर पाती है, तब ये इम्यूनिटी ऑपरेट होना शुरू करती है। तो विद्यार्थी उस बात को समझें कि इम्यूनिटी बेसिकली दो तरह की हुई। एक इम्यूनिटी को कहा गया इनेट, इनबॉर्न, और दूसरी इम्यूनिटी को कहा गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब इन दोनों इम्यूनिटी का ऑब्जेक्टिव एक ही है, ऑब्जेक्टिव सेम है, उद्देश्य समान है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पैथोजन हमारे शरीर के भीतर प्रवेश न करने पाए, और अगर कर जाएं तो हमारे शरीर का जो सिस्टम है, ये हमारे भीतर के सिस्टम को कोई भी डैमेज से बचाता रहे, ये पैथोजन कोई डिजीज़ डेवलप ना कर पाए, हमारे अंदर कोई रोग ना उत्पन्न कर पाए। दोनों का उद्देश्य यही है। और यदि इन उद्देश्यों के हिसाब से, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि देश की रक्षा के लिए भी हमारी फोर्सेस होती हैं जो कि दुश्मनों को हमारे देश में प्रवेश करने से रोकती हैं, उसी तरीके से ये दोनों प्रकार की इम्यूनिटी उस पैथोजन या उस पैरासाइट को हमारे शरीर के भीतर के रोकने की एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। इसीलिए दोनों इम्यूनिटी से
हम लाइन ऑफ बैरियर्स, जैसे सेना का बैरियर है, पुलिस का बैरियर है, आप तो देख रहे हैं चारों तरफ आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों को रोका जा रहा है, ये बैरियर है। तो हमारी ये दोनों इम्यूनिटी में, ये दोनों इम्यूनिटीज, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये दोनों मिल करके 3 तरह के बैरियर्स में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक बैरियर कहलाता है फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर, दूसरे को हमने कहा सेकंड लाइन ऑफ बैरियर, और तीसरे को कहा थर्ड लाइन ऑफ बैरियर। अब फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ बैरियर, इसमें जो फैक्टर्स हैं, इसमें जो कारक हैं, वो नेचुरल इम्यूनिटी के साथ जुड़े हुए फैक्टर्स हैं। और थर्ड लाइन ऑफ बैरियर में हम स्पेसिफिक, तो जैसा मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन जो बैरियर्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि नेचुरल इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बैरियर्स हैं, और एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी में थर्ड लाइन के बैरियर्स हैं। अब ये जो बैरियर्स हैं, इम्यूनिटी में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो आज पहली जो इम्यूनिटी है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है उसकी बात आगे आपसे फिर होगी। तो सबसे पहला जो पार्ट है इम्यूनिटी का, जिसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, यानी वो इम्यूनिटी जो जन्मजात है, नेचुरल है, नॉन स्पेसिफिक है। इस इम्यूनिटी के जो फैक्टर्स हैं, या जो इनके कितनी टाइप्स हैं, यानी इम्यूनिटी कौन कौन से हमारे बॉडी के फैक्टर्स के साथ रिलेटेड है, उद्देश्य वही है कि जो पैथोजन है वो शरीर में न जाएं। और ये रोकने के लिए जो बैरियर्स हैं, जैसा मैंने कहा आपसे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन बैरियर्स, तो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन बैरियर से नेचुरल इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड हैं। इन बैरियर्स को हम अपनी बॉडी की जो सिस्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से कैटेगराइज करके डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला बैरियर अगर हम देखें, तो हम पहले बैरियर के रूप में एनाटॉमिकल बैरियर अगर लिख दें, एनाटॉमी आप जानते हैं शरीर की जो भीतरी संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके लिए एक स्पेसिफिक साइंस है। तो जो एनाटॉमिकल बैरियर है वो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेटेड जितने भी बैरियर्स हैं, यानी जितनी भी रुकावट हमारे शरीर की संरचना के द्वारा की जा सकती है, उनको हम एनाटॉमिकल बैरियर के भीतर अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। और जो एनाटॉमिकल बैरियर्स हैं उनमें बहुत कॉमन बैरियर के रूप में हमारे शरीर के बाहर पाई जाने वाली जो स्किन है, जो हमारी त्वचा है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बैरियर है, और ये नेचुरल बैरियर है। बच्चे के जन्म के साथ ही उसके शरीर के बाहर की ओर एक मोटी खाल, एक मोटी त्वचा, एक मोटी स्किन ये ऑलरेडी होती है। और आप जानते हैं कि स्किन का जो आउटर पार्ट होता है काफ़ी टफ होता है। इसको स्ट्रेटम कॉर्नियम का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें एक हार्ड मटेरियल, एक हार्ड प्रोटीन केराटिन फिल्डअप होती है, जिस वजह से बाहरी परत हमारी डेड सेल्स की होती है, मृत कोशिकाओं की होती है। तो याद रखिए, इस स्किन के बैरियर के वजह से हमारे शरीर के भीतर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म के साथ ही प्रवेश नहीं कर पाते। दे कैन नॉट एंटर इनसाइड बिकॉज आउटर सरफेस, बाहरी सतह, ये स्किन हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स पर कवर अप है, हर जगह पर पाई जाती है। तो फर्स्ट एनाटॉमिकल बैरियर इज व्हाट? स्किन। देन द सेकेंड वन, हमारी इस बॉडी पर एपर्चर्स हैं, और इस एपर्चर्स के साथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जहाँ पर ओपनिंग्स हैं, जहाँ पर छिद्र मिलते हैं, चाहे माउथ की ओपनिंग ले लें, चाहे नोज़ की ओपनिंग ले लें, इन पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो भी एपिथेलियल टिश्यूज़, यानी जो हमारी स्किन का एक पार्ट है उससे ही डिराइव होती है।
और उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये हर ओपनिंग पर पाई जाती है। म्यूकस एक सिक्रीशन है, एक स्राव है जो कि इस स्किन की सेल्स के द्वारा किया जाता है और स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। इस वजह से भी तमाम पैथोजन शरीर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। तो ये जो एनाटॉमिकल बैरियर है ये पहले लाइन का बैरियर है। सबसे पहला मुकाबला इन्हीं के साथ होता है। पैथोजन के रोकने का पहला काम इन्हीं का होता है। जैसे हमारी देश की सुरक्षा में भी जो पहली लाइन होती है सबसे नॉर्मल, और इसको नॉन स्पेसिफिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी काम करती है, हर समय एवरी टाइम ऑपरेट करती है। तो इसको हम एनाटॉमिकल बैरियर्स के रूप में जानते हैं। और जो दूसरा बैरियर है उसको हम फिजियोलॉजिकल बैरियर लिख देते हैं। फिजियोलॉजी आप जानते हैं, आंतरिक क्रियाविधि, इंटरनल सिस्टम्स। हमारे शरीर के भीतर तरह तरह के सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, जो अलग अलग कार्य करते हैं। पाचन, परिवहन का, श्वसन का, सर्कुलेशन का, तरह तरह के काम करते हैं। ये सारी फिजियोलॉजी। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स हैं कि अगर ये हमारी स्किन से भीतर पहुंच ही गए, हमारे सिस्टम में चले ही गए, तो उस आर्गन की बाहरी सतह पर या उसके भीतर ही इनको किसी भी तरीके से किल कर दिया जाए। आप जानते हैं कि फिजियोलॉजी में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपने कहा एसिड्स हम जानते हैं कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्टमक के भीतर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिडिटी मेंटेन करता है। तो अगर कोई पैथोजन वहाँ जाएगा तो एसिड विल किल इट, वो उसको क्या करेगा, मारने की कोशिश करेगा। तो ये जो बैरियर है ये फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत इंक्लूडेड है। ऐसे ही बाइल का सिक्रीशन भी, बाइल भी अल्कलाइन मीडियम में है, केमिकल है, वो भी किसी भी फूड के साथ, भोजन के साथ पैथोजन बॉडी में अगर जा रहा है तो उनको किल करने का काम करेगा। म्यूकस, मैंने आपको बताया कि जो आउटर सरफेस पर तमाम जगहों पर सिक्रीशंस हैं वो म्यूकस स्टिकी, नाक के भीतर भी है, वो भी पैथोजन को रोकने का काम करता है। ऐसे ही हमारे आँखों में जो टीयर सिक्रीशन है, ये टीयर का सिक्रीशन भी एक इम्पॉर्टेंट सिक्रीशन है। ये भी क्या करता है, पैथोजन को रोकने का काम करता है। इसमें मैक्सिमम लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, वो पाया जाता है मैक्सिमम इन अमाउंट। इसलिए हमारी आंखें बहुत संरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित हैं। थोड़ा अगर हम ध्यान दे लें तो हमारी आंखों में कभी भी कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती। इनको पैथोजन बहुत कम प्रभावित कर पाते हैं। तो ये सारे बैरियर्स फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंतर्गत आते हैं। और भी तमाम बैरियर्स जितने फिजियोलॉजी के साथ रिलेटेड जितने भी केमिकल्स हैं जो वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस किसी को भी भीतर जाने से रोकें, उनको मारने की क्षमता रखें, वो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से जो तीसरी कैटेगरी आती है बैरियर्स की, इनेट इम्यूनिटी में, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में, जो हर तरफ एक तरह से काम करती है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेशन एक टर्म है जिसका मतलब होता है स्वेलिंग, सूजन का आ जाना। आप देखेंगे कहीं आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो तो उस जगह पर स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन अपने आप डेवलप हो जाता है। ये स्वेलिंग इसलिए होती है क्योंकि इन जगहों पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनमें मुख्य रूप से प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामिन जैसे मटेरियल्स हैं, ये केमिकल्स हैं। इनका काम होता है ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। जब ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे तो उस जगह पर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी तो स्वेलिंग होगी, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरा सिस्टम काम करेगा उस पैथोजन को किल करने का, उसमें डेड सेल्स डेवलप होंगे एंड दैट पार्ट विल स्वेल, और भाग क्या करेगा, वो फूल जाएगा। तो सूजन का आना एक अच्छा सिम्टम है, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, योर सिस्टम इज़ वर्किंग, योर सिस्टम इज़ फाइटिंग विद द जर्म। चौथा
फैगोसिटिक बैरियर, ये फैगोसिटिक बैरियर फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है। एक सेल किसी फॉरेन बॉडी को एंगल्फ कर लेती है, खा जाती है, किल कर देती है, तो इस क्रिया को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो नेचुरली फैगोसिटिक बैरियर्स हमारे बॉडी में, बॉडी की वो सेल्स हैं जिनको हम फैगोसिटिक सेल्स कहते हैं, भक्षी कोशिकाएं कहते हैं, और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सेल्स के रूप में हम WBCs को जानते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी की फैगोसिटिक सेल है, ये फैगोसाइटोसिस का काम करती है। स्किन में भी सेल्स मिलती हैं, इनको लैंगरहैंस सेल्स कहा जाता है। यानी वो सारी सेल्स जो हमारी शरीर के भीतर मिले, सिस्टम्स में मिले, और कोई पैथोजन अगर जाता है उसको एंगल्फ कर जाए, वो सारी फैगोसिटिक सेल्स कहलाती हैं। और इस तरह के बैरियर्स को हम चौथी कैटेगरी में लिखते हैं, जिनको हम कहते हैं फैगोसिटिक बैरियर्स। ये मेन 4 कैटेगरीज में हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को, इनेट इम्यूनिटी को डिवाइड करते हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य कारक भी हैं जो कि नेचुरल इम्यूनिटी का ही पार्ट है, जिनमें एक तो पाई जाती हैं NK सेल्स। NK सेल्स का फुल फॉर्म होता है नेचुरल किलर सेल्स। इनको नेचुरल किलर सेल्स इसलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक रूप से हर ऑर्गन के पास ये सेल्स लगभग पाई जाती, और जब भी कोई पैथोजन जाता है तो ये नेचुरल किलर सेल एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसको परफोरिन कहा जाता है वो रिलीज करती है। एंड द रोल ऑफ परफोरिन ये होगा कि ये उस पैथोजन के, बिकॉज ज़्यादातर जो पैथोजन है वो सेलुलर बॉडी, यानी उनके बाहर एक मेम्ब्रेन मिलती है, तो ये जो परफोरिन होता है वो सेलुलर बॉडी को पंक्चर कर देता है, यानी उसके ऊपर ढेर सारे अपर्चर्स, ढेर सारे छिद्र विकसित कर देता है। और जब वो बॉडी पोरस हो जाती है तो उसमें फ्लूइड जाता है, उसमें द्रव्य जाता है, वो भर जाता है, और वो फॉरेन बॉडी वो पैथोजन बास्ट आउट कर जाता है। उसके बाद फैगोसिटिक सेल्स उसको खा करके काम तमाम कर देती है। ये कहलाती हैं हमारी नेचुरल किलर सेल्स। दे रिलीज एज अ केमिकल कॉल्ड परफोरिन, वो परफोरिन रिलीज करती। अलावा इसके कुछ स्पेसिफिक रूप से एंडोजिनस पायरोजन, ये भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर सम मॉलिक्यूल्स, ये भी हमारी बॉडी के सेल्स के द्वारा रिलीज होने लगता है जब कभी कोई इसमें एंडोजिनस पायरोजन में एक नाम आप याद कर सकते हैं जिसको इंटरल्यूकिन का नाम दिया गया। इंटरल्यूकिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ये इंटरल्यूकिन मॉलिक्यूल निकलना शुरू होगा और ये जब ब्लड में रिलीज होगा तो ब्लड के साथ रीचेज इन द ब्रेन सेल्स, ये हमारे ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का पार्ट है, वहाँ पर एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर फिक्स रखता है। लेकिन ये पायरोजन जब भी पहुँचता है ब्लड के साथ तो हमारे थर्मोस्टेट को डिस्टर्ब कर देता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट टेम्परेचर इंक्रीजेस, हमारे बॉडी का जो तापमान ही बढ़ जाता है। तापमान के बढ़ते ही हमारे बॉडी की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, चूँकि हार्ट रेट बढ़ जाती है, हृदय ज़्यादा पंप करने लगता है। साथ में जब हार्ट रेट बढ़ेगी तो नेचुरली ऑक्सीजन के साथ हमारी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो भी बढ़ जाती है। यानी ब्रीदिंग रेट का बढ़ना, हार्ट रेट का बढ़ना, ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और साथ में ऑक्सीजन का इंटेक भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे रक्त से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा और हमारे बॉडी का जो इम्यून सेल्स है, इम्यून सिस्टम है, वो ज़्यादा ऑपरेट करेगा उस पैथोजन को किल करने के लिए। इसीलिए फीवर का आना एक नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है, एक सामान्य प्रतिरक्षा का एक प्रतिक्रिया है, ये आवश्यक है। फीवर आ रहा है इसका मतलब सिस्टम लड़ रहा है। इफ फीवर इज़ नॉट कमिंग दैट आवर सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग। इसीलिए फीवर भी एक तरीके के बैरियर्स के रूप में जाना जाता है और ये सब नेचुरल बैरियर्स हैं। तो आज एक पर्टिकुलर पार्ट पे हमने आपसे चर्चा की है, आशा है कि आपने समझा होगा। अगली बात जब मैं आपसे करूंगा तो अगली बार मैं आपके सामने प्रश्न लेकर के आऊँगा। आज पहले दिन आपसे चर्चा हो रही है, इसलिए आज मैंने प्रश्न आपके सामने नहीं रखे हैं। आपसे ये भी कहूँगा कि आपके पास जो अपनी पुस्तकें हैं क्लास 12th की, जिस भी राइटर्स की हैं, NCERT की हैं या किसी पर्टिकुलर राइटर्स की हैं, रमेश गुप्ता की किताब आती है, कोई भी किताब अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है। अगर उसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आपके डाउट्स हैं, आपके मन में कोई शंकाएं हैं,
तो आप उन शंकाओं को अपना कैटेगराइज कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए और उसके बाद उसी व्हाट्सएप नंबर पर इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आज आपसे मैंने चर्चा की है इम्यून सिस्टम की, चूँकि आज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हो चुका है और इसकी एक जानकारी आप सबको बहुत ज़रूरी है होना। और उसके एक पार्ट के बारे में अभी आपसे चर्चा हुई है, नॉन स्पेसिफिक नेचुरल इनेट इम्यूनिटी की। अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे अबाउट द स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और भी स्पेसिफिक है, विशेष है, वो वही है। आगे आपके फिर मैं बताऊंगा कि अभी आपने जैसा मैंने आपके साथ मैंने इसका कंपैरिजन किया, इसकी तुलना मैंने ये की कि जिस प्रकार से सिक्योरिटी होती है, एक नॉर्मल सिक्योरिटी होती है और एक स्पेसिफिक होती है। नॉर्मल सिक्योरिटी में आप कह सकते हैं होमगार्ड के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, उससे ऊपर जाएंगे तो सीआरपीएफ के जवान आएंगे, उसके बाद जाएंगे तो सेना आ जाएगी, और भी स्पेसिफिक आएंगे तो कमांडोज आ जाते हैं। तो अभी आपसे कमांडोज की बात नहीं हुई है, क्योंकि कमांडोज क्या है, वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी का पार्ट है, यानी हम उसकी तुलना स्पेसिफिक इम्यूनिटी से कर सकते हैं, जिसके बारे में चर्चा आपसे अगले लेक्चर में होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। पढ़िएगा, पढ़ने के बाद किताबों के साथ जुड़िएगा और जो भी शंकाएं हों उसको लिख लीजिएगा और उस अपने क्वेश्चंस को ट्रांसफ़र करिएगा थ्रू द व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू।